चीजों को डिजाइन करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको कई सालों तक स्कूल में जाकर मैथ्स और फिजिक्स जैसी दिमाग घुमा देने वाली चीजों को पढ़ना पड़ता है ताकि आप क्वालिफाई होकर एक प्रोफेशनल बन सकें। लेकिन इंसान तो इंसान है, कोई कैलकुलेटर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि गलतियां तो होंगी ही। और हमारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इंसानों द्वारा की गई कुछ ऐसी ही गलतियों को लेकर आए हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एयरक्राफ्ट कैरियर रनवेज। एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर थे, क्योंकि उस टाइम पर आज के टाइम के कंपैरिजन में प्लेन्स की लिमिटेड फ्लाइट रेंज हुआ करती थी। इसलिए ओशियन के बिल्कुल मिडिल पर लैंड करना काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता था। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन्स को समुद्र के बीच में लैंड करवाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि समय पर प्लेन रोकने के लिए शिप के टॉप पर जो रनवे था वो काफी ज्यादा छोटा था। इसलिए प्लेन्स को ऐसा तार पकड़ना था जो उनकी स्पीड को स्लो कर दे, और ये चीज पायलट्स के लिए भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए लैंडिंग जोखिम भरी थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ग्रैंड कैनियन के किनारे कार चला रहे हों और आपको गिरने से बचाने के लिए आपके कुछ ड्रंक फ्रेंड्स रस्सी लेकर आपकी कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी बचने की कितनी गारंटी है, ये आप खुद ही सोच लीजिए। और इसी वजह से पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर की इस डिजाइन की वजह से कई सारे हादसे हुए हैं। लेकिन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, और वो ये रनवे को सीधा रखने की बजाय 9 डिग्री एंगल पर रखा जाए, ताकि कोई भी प्लेन वायर से झुक जाए तो वो अपने आप को पीछे खींच ले और राउंड करके वो सेकंड रिटर्न के लिए जा सकें। नंबर 9, द टैकोमा नैरोज ब्रिज। आप बिना पके हुए नूडल्स बहुत आसानी से तोड़ देंगे, उन्हें तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन हाँ, जब बात पके हुए नूडल्स की आती है तो उन्हें तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रेशर की वजह से पकी हुई नूडल्स बैंड होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो फिर आप टैकोमा नैरोज ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर से एक स्टेप आगे पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि टैकोमा नैरोज ब्रिज पूरा सॉलिड बना है, बिना किसी छेद के, ठीक वैसे ही जैसे बिना पकी हुई नूडल्स होती हैं, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता। अब जैसे कि आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, पर यह हवा में 6 फीट तक साइड टू साइड मूव कर सकती है। ऐसे में टैकोमा नैरो ब्रिज कोई भी होल ना होने की वजह से तेज हवा के कारण ये पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि हवा के पास होकर निकलने से कोई भी जगह नहीं थी। ऐसे में इसका तबाह होना तो निश्चित ही था। नंबर 8, द हयात रिजेंसी वॉकवे। 1+1 2 होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये लॉजिक हर जगह लगे। खासकर वॉकवेज को सपोर्ट करने वाले मेटल रोड्स में कैंसस सिटी में द हयात रिजेंसी वॉकवे पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि उसे बनाने वालों ने सोचा कि एक लंबा मेटल रॉड लगाने से ज्यादा इजी होगा तो छोटे छोटे मेटल रॉड लगाना। हमारा मतलब है कि आप खुद ही इमेजिन कीजिए, अगर इसे बनाते वक्त एक बड़ा सा रॉड लगा दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा कितना हैवी हो सकता था। लेकिन नहीं, ओरिजिनल प्लान को सस्पेंड कर दिया गया, जहां पर एक सिंगल रॉड के जरिए सीलिंग करना था, जिससे दोनों वॉकवेज एक सिंगल रॉड पर पूरी तरह से स्टक हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दोनों वॉकवेज को 2 अलग अलग रॉड से कनेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा वेट पहली रॉड पर आ गया और ये पूरा वॉकवे टूट गया। और इसके बाद जो हुआ उसने तो सैकड़ों लोगों की जान ले ली। नंबर 7, दी स्क्वायर विंडोज। हेविलैंड कॉमेट कमर्शियल जेटलाइनर को बनाने की पहली कोशिश की थी। हालांकि ये पहली कोशिश बहुत ही शानदार तरीके से फेल भी हो गई, और ना सिर्फ ये कोशिश फेल हुई बल्कि 56 लोग भी मारे गए। इंजीनियर पूरी तरह से चकरा गए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और प्रॉब्लम ये थी कि खिड़कियां स्क्वायर शेप में थीं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी पुराने घर की तरफ से निकलेंगे तो आप उन घरों की खिड़कियों को देखना जो स्क्वायर शेप में बनी होंगी, और उन खिड़कियों के साइड में क्रैक होंगे। वो क्रैक इसलिए होते हैं क्योंकि स्क्वायर की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट बनता है, और जब प्लेन बहुत तेजी से आसमान में उड़ता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन और ज्यादा होने लगता है, और ये कंसंट्रेशन हेविलैंड कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। इसलिए आप देखेंगे कि अब राउंड विंडो बनाई जाती है ताकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सके। नंबर 6, अगर सिटी ग्रुप सेंटर अपने इनिशियल प्लान पर चलता और इसके इंजीनियर जोल वाइंस्टन अगर सभी चीजों को डबल चेक ना करते तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि पूरा मैनहट्टन डिस्ट्रॉय हो जाता।
दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट एक लेसन की तरह था, क्योंकि हमें कभी कभी अपने प्लान्स को लेकर फ्लेक्सिबल हो ही जाना चाहिए। ये डिजाइन इनिशियली तब आया जब आर्किटेक्ट विलियम ली मेजरर अपना स्काई स्क्रैपर एक सर्टेन जगह पर बनाना चाहते थे, लेकिन उस जगह पर पहले से ही सेंट पीटर्स लूथर चर्च नाम का चर्च बना हुआ था, और ऐसे में उन्होंने दूसरी जगह ढूंढने के बजाय ये सोचा कि इस चर्च के ऊपर ही स्काई स्क्रैपर यानी कि गगनचुंबी इमारत बनाई जाए। अगर आपको ये सुनने में क्रेजी लग रहा है, जमीन के बजाय चर्च के ऊपर स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल ये सच में बहुत ज्यादा क्रेजी था। लेकिन अगर सही टाइम पर विंस्टाइन इस बात के लिए वर्कर्स को सचेत ना करते कि इसे बनाने में नट बोल्ट के इस्तेमाल से नहीं बल्कि वेल्डिंग के जरिए इसको जोड़ना है, क्योंकि अगर इसे नट बोल्ट के जरिए जोड़ा जाता है तो ये पूरी तरह से तबाह हो जाता। ऐसे में लगभग 2 लाख मौतें हो जाती। उसके साथ ही 156 ब्लॉक्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि नट बोल्ट लगाना वेल्डिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसके डिफरेंस को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी उंगली कट गई और डॉक्टर ने आपको टांके लगा दिए तो ये वेल्डिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी उंगली कटने पर टेप लगा दिया जाए तो ये वेल्डिंग हो जाएगी। ऐसे में क्या परमानेंट है ये आप खुद ही समझ लीजिए। नंबर 5, सेंटोस ब्राजील। दोस्तों ब्राजील की सेंटोस सिटी पहले प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड इंजीनियरिंग दोनों की वजह से जानी जाती है। ऐसे में सैकड़ों बिल्डिंगों में से किसी को भी लेना लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का मजाक उड़ाने के बराबर है। दोस्तों ये बिल्डिंग ब्राजील के डीप फाउंडेशन के ऊपर कानूनी नियम बनाने से पहले बनी है। इसी वजह से इसकी फाउंडेशन 15 फीट गहरी थी, जो कि जरूरी गहराई की मात्र 1/3 थी। और तो और इन्होंने ये बहुत ही सॉफ्ट और अनस्टेबल मिट्टी में बनाया था। हालांकि लोग अभी भी इस तरह की बिल्डिंग में रह रहे हैं और सिर्फ एक ही बिल्डिंग को पूरी तरह से स्ट्रेट किया गया है, जिसमें $500,000 का खर्च आया है। लेकिन अगर आप इस तरह की तिरछी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह की बिल्डिंग में घर लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको केवल $30,000 खर्च करने पड़ेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेत पर बनाया गया है, जिसकी वजह से हर साल 20 इंच जमीन धंस रही है। नंबर 4, ट्रॉपिकाना फील्ड। दोस्तों इस जगह पर बेसबॉल खेलना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, इसकी बनावट को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि ये MLB से अच्छा मारियो सुपरस्टार बेसबॉल खेलने के लिए सही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस स्टेडियम की सीलिंग बारिश रोकने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है। इसकी वजह से रन भी बहुत अच्छे से रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कैटवॉक लटकती हैं जो हिट करने पर कई सारे रन रोक देती हैं। ऊपर से इनमें लाइट भी लगी हुई है जो गर्म होने की वजह से कभी कभार बॉल लगने के कारण फील्ड में गिर जाती है। और इन्हीं सब चीजों के लिए इस फील्ड को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि इसकी बेकार सी डिजाइन बेसबॉल खेलने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 3, वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। दोस्तों द वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल को इसके बोरिंग लुक के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अनयूजुअल लुक इसे काफी अलग बनाता है। लेकिन इसकी ये अनोखी डिजाइन काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। दीवारों का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसके हाईली रिफ्लेक्टिव नेचर के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक हीट रेज बनती हैं। इस बिल्डिंग ने ड्राइवर्स को अंधा कर दिया और साइड वॉक्स को 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से हीट में जलाया, ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास से हीट करता है। हालांकि खुशकिस्मती से इन्होंने अपनी गलती को बाद में सुधार लिया, जिसमें उन्होंने सैंड ब्लास्टिंग की मदद से ग्लेयर को कम करने की कोशिश की, जिससे ये आसपास के आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना दे। और लास वेगास में मौजूद वडारा होटल सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। यहाँ ये प्लास्टिक तक को मेल्ट कर देता है। नंबर 2, द लोटस रिवरसाइड बिल्डिंग। शंघाई में मौजूद लोटस रिवरसाइड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एक 11 बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसके ज्यादातर फ्लैट्स बिक चुके हैं, वो भी तब जब अभी कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ। सभी चीजें अच्छे से हो रही थी, तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी बिल्डिंग के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग साइड में पूरी तरह से गिर गई। हालांकि बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं थी। यहाँ गलती तब हुई जब अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी, क्योंकि खुदाई से निकलने वाली गंदगी को पास की नदी के पास इकट्ठा कर दिया गया। इस बात को अनदेखा करते हुए कि अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पास वाली नदी का नुकसान करने पर सीधा मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट को नुकसान करना। ऐसे में जब बारिश हुई तो इसकी वजह से बाढ़ आ गई और इस बिल्डिंग की पूरी फाउंडेशन खराब हो गई, जिसके कारण ये गिर गई। नंबर 1,
द इसाक पेरेल सबमरीन। अगर हम सबमरीन की बात करें तो ये ना तो बोट जैसे होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं और ना ही पत्थर की तरह जो पानी में डूबते हुए चले जाते हैं। ये नीचे ट्रैवल करते हैं और हमें लगता है कि नवांतिया, जो कि एक स्पेनिश नेवी के शिप बिल्डर हैं, जब वो इसाक पेरेल सबमरीन बना रहे होंगे तो इस प्रिंसिपल को थोड़े समय के लिए भूल गए होंगे और फिर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सबमरीन 75 टन ज्यादा ओवरवेटेड है। सबमरीन को नीचे चलाने के लिए काफी है, लेकिन उसको वापस से सरफेस पर लाने के लिए ये वेट काफी ज्यादा है और सबमरीन का इंजन उसे वापस से ऊपर खींचने के कैपेबल नहीं था। ऐसे में ये किसी सेमी ट्रक के अंदर इंजन फिट करने जितना आसान नहीं था। इस पूरे सबमरीन को दोबारा से डिजाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ और स्पेनिश गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं था, क्योंकि सबमरीन के वजन की वजह से इतना ज्यादा खर्चा हुआ और ये वाकई में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग एरर थी। तो देखा आपने कि किस तरह की इंजीनियरिंग एरर सामने आती हैं। बाकी आपको इन गलतियों में से कौन सी इंजीनियरिंग एरर सबसे ज्यादा अनोखी लगी, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।